हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो न्याय निगमन, जिसे सिलोजिज्म कहते हैं। कुछ लोग सिलोगिज्म, कोई सिलोलिज्म, पता नहीं क्या क्या कह करके पुकारते हैं। वैसे शायद शुद्ध प्रोनाउंसिएशन उसका सिलोजिज्म ही कहते हैं। इसका जी जो है साइलेंट रहता है। कोई नहीं, न्याय निगमन यानी हमें न्याय करना है। न्याय कैसे होता है? इसके अंदर क्या होता है, तर्कपूर्ण तरीके से किसी बात को कहा जाता है और इसके अंतर्गत दिए गए दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर जो है निष्कर्ष को निकाला जाता है। जो कथन दिए होते हैं उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता है। तो देखिए, न्याय निगमन के जो वाक्य जो दिए हुए होते हैं, जो दो आधार वाक्य दिए हुए होते हैं, उन आधार वाक्य की शुरुआत जो है सभी है, कोई नहीं है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ है या कुछ नहीं है। यानी चार प्रकार के ही वाक्य इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, कोई भी जो कथन होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य और विधेय, यानी किसी के बारे में कोई बात कही जाती है। इसी तरीके से जो है न्याय निगमन यानी चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उन चार सेंटेंसों को जो है हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो देखिए, मैं टॉपिक पे सीधे सीधे ही आ गया हूँ और कोई लाग लपेट इसमें नहीं है। तो वो जो चार प्रकार के जो आधार तथ्य हैं या जो क्योट्स दिए रहते हैं, आधार वाक्य दिए रहते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णव्यापी सकारात्मक। पहला कौन सा होता है? पूर्णव्यापी सकारात्मक, यानी आप इसे कह सकते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अंग्रेजी में यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसे हम लोग कोडिंग कर देते हैं अभी से। इसे हम कह देते हैं दिस इज द ए प्रकार का वाक्य। इसे हमने पहले कह दिया ये ए टाइप का वाक्य हो गया। ए टाइप ये पूर्णतः सकारात्मक होते हैं। उसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल होगा? सभी कुत्ते शेर हैं। सभी कुत्ते शेर हैं। अर्थात अब इसमें देखें, मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दिस इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अर्थात ये उद्देश्य है और ये विधेय। कुत्ते के बारे में कहा गया है सभी, ये पूर्णव्यापी सकारात्मक है, यानी सभी हैं। तो ये पहले प्रकार का वाक्य है। दूसरे प्रकार का वाक्य जो है वो होता है पूर्णव्यापी नकारात्मक। कथन जो होते हैं इनको हम लोग ई टाइप का सेंटेंस कह सकते हैं। हमने पहली कोडिंग कर ली है, ये कोडिंग आपको याद रखनी है। बाद में जो है ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए टाइप का, ई टाइप का, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। जो वोवेल्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, उसी को हम लोग लेकर के चलने, ए ई आई ओ यू जो होते हैं, उसी हिसाब से इसको हमने कोडिंग कर रखी है। ठीक, इसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहेंगे। अर्थात ये कैसे होगा? तो कोई शेर, कुत्ता नहीं है। ठीक, कोई शेर कुत्ता नहीं है। देखिए, इससे पहले वाला जो था पूर्णव्यापी सकारात्मक, यानी सभी कुत्ते शेर हैं, तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे कि अब देखिए, इसके लिए आप लोगों ने जो वेन डायग्राम पढ़ा था, वेन डायग्राम से ही उस तरह की उसकी फिगर निकल करके आती है। उसकी फिगर बना देंगे कि सभी कुत्ते शेर हैं। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, सभी कुत्ते शेर हैं, यानी ये कुत्ते शेर हैं। ये हो गया कुत्ते और ये हो गया शेर। इस तरीके से जो है, अब कोई कुत्ता शेर नहीं है, अर्थात इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसको अलग अलग है। अलग अलग का मतलब जो है, मैं आपको वेन डायग्राम में बताना भूल गया था। अगर ये मान लीजिए कि एक दूसरे को ऐसे टच करके भी जा रहे हैं, तो ये भी अलग अलग हैं, जब तक कि एक दूसरे को क्रॉस ना करते हो। ये बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इस फिगर को ध्यान में रखिए। अर्थात मैं इसके लिए यहाँ पर पहले से ये फिगर बनाता हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट के लिए दो हम लोगों ने वेन बना लिए हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो प्रकार का जो सेंटेंस होता है, तीसरे प्रकार का सेंटेंस होता है अंशव्यापी सकारात्मक। अंशव्यापी
सकारात्मक। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को जो है हम लोग आई की कोडिंग करते हैं। यानी ये शुरू कैसे होगा इसका वाक्य, तो कुछ है, क्या से शुरू होगा, कुछ से। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ वाले वैसे हो जाएंगे, कुछ हैं, यानी इसकी बात हो रही है। एक हो गया आपका कुत्ते और एक हो गया बिल्ली। ठीक, चौथे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है अंशव्यापी नकारात्मक। इसे हम लोग ओ टाइप का सेंटेंस कहते हैं। ये कैसा हो जाएगा, फिगर इसकी भी होगी, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल हो गया, कुछ कुत्ते शेर नहीं है। कुछ कुत्ते शेर नहीं है, यानी जो है वो तो ये वाले हैं, जो नहीं है वो ये वाले हैं, यानी इस बचे हुए पार्ट की बात हो रही है। ये हो गए आपके कुत्ते, ये हो गए शेर। यानी कुछ कुत्ते शेर नहीं है, जो नहीं है वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा गोला नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इस चार सेंटेंस के अंतर्गत हर एक में देखेंगे आप दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय, यानी एक के बारे में दूसरे से संबंध स्थापित किया गया है। ध्यान रहे कि जब हम लोग दो सेंटेंस जब इसी प्रकार के जब दो वाक्य निकल करके आते हैं, यानी निष्कर्ष निकालने के लिए जो कुछ नियम होते हैं, उस नियमों को से जाने वाले कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को जान लें कि उद्देश्य और विधेय क्या करते हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। तो ध्यान रहे कि वाक्य में जो है जब दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं तो दो सेंटेंसों के अंतर्गत तीन पद होते हैं। दो सेंटेंस जब होते हैं तो तीन पद होते हैं। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। यानी अब आपके लिए सेंटेंस हो गए चार प्रकार के। कौन कौन से? ए प्रकार का, ई प्रकार का, आई प्रकार का और ओ प्रकार का। ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और इन चार प्रकार के सेंटेंसों में यानी ध्यान रहे कि जब दो कथन दिए होते हैं तो दो कथनों में तीन ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर चार ऑब्जेक्ट होगा तो आंसर नहीं है। वो तीन ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है लघु पद, दूसरा होता है मध्य पद, और जो चौथा होता है तीसरा जो होता है वो होता है आपका बृहद पद। ठीक, यानी आप इसे कह सकते हैं दिस इज द माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ये तीन ही टर्म होती हैं। अगर ये दो सेंटेंसों में अगर ये चार पद हो गए तो चतुष्पद होने पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि जब पहला सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस है, मैं कह दूं कि एक सेंटेंस ये पहला कथन ये हो गया कि सभी कागज पेंसिल है। सभी कागज पेंसिल हैं। दिस इज द सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो जो दूसरा कथन होगा तो दूसरे कथन का जो सब्जेक्ट है वो पहले कथन का प्रेडिकेट से ही शुरू होना चाहिए, यानी जो विधेय है, विधेय यहाँ पर आकर के उद्देश्य हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि सभी अथवा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ पेंसिल
रबड़ हैं, सभी कागज पेंसिल हैं, कुछ या सभी पेंसिल रबड़ हैं। 2 सेंटेंस हो गए। तब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद कॉमन होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट नहीं। अगर मैं यहां पे कह देता कि पहला वाला सेंटेंस होता है कि सभी कागज पेंसिल हैं और दूसरा सेंटेंस कह देता कि सभी पेन रबड़ हैं, ये 4 पद हो गए, यहाँ पे ये चतुष्पद हो गया। जब चतुष्पद हो गया तो कोई आंसर भी नहीं निकलना है। ठीक, ध्यान रहे कि जो है इन प्रश्नों को हल करने के लिए इनकी जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म की व्याप्तता का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। मिडिल टर्म की व्याप्तता का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो पूर्ण व्याप्त होना चाहिए। अब पूर्ण व्याप्तता क्या चीज है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब आते हैं कि व्याप्तता कैसे निकाली जाती है। तो व्याप्तता जो है वो या तो वो व्याप्त होगा या फिर अव्याप्त होगा, 2 ही चीज हो सकती है। तो व्याप्त कैसे होते हैं, तो मैं इसकी एक टेबल, व्याप्तता की एक टेबल ही बना लेते हैं। तो आपका ये हो गया, मैं टेबल बना लेता हूं, वाक्य, दूसरा हो गया व्याप्त वाक्य हो गया, एक हो गया आपका उद्देश्य और तीसरा हो गया विधेय। यही 3 चीजें तो भाई एक सेंटेंस में यही 2 चीजें होती हैं, एक ये वाक्य हो गया। तो इसमें कौन सी चीज व्याप्त होगी और कौन सी व्याप्त नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे कहता हूं ए टाइप का वाक्य। ए टाइप का वाक्य कैसा होता है कि सभी शेर कुत्ते हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं छोटा छोटा सा, सभी शेर सेब आम हैं। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब देखिए इसकी फिगर कैसी बनेगी, तो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। इसमें कौन सा आम है कौन सा सेब है, तो सभी सेब आम है, सेब अंदर वाला है, ये आपका सेब है और ये वाला आम है। ठीक, तो इसके अंदर पूरा जो गोला कौन सा दिखाई दे रहा है, तो पूरा गोला ये बीच वाला दिखाई दे रहा है। अगर कह दिया, अगर मैं इसे थोड़ा सा इसको रंग देता हूँ, रंग दिया तो ये वाला गोला तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा व्हाइट नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसका वाला ये पूरा का पूरा ब्लू या व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये व्याप्त है और ये व्याप्त नहीं है। देखो ये कटा हुआ है, इसका मतलब ये व्याप्त नहीं है। आपको बस इसी आसानी तरीके से समझ लेना है। यानी ए टाइप के वाक्य में उद्देश्य तो जो होता है ये व्याप्त होता है और विधेय व्याप्त नहीं होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं व्याप्तता टेबल, व्याप्तता टेबल या सूची, आप कुछ भी कह लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे टाइप का ई टाइप का सेंटेंस। ई टाइप का सेंटेंस आप लोगों को पता है कौन सा होता है, ये पूर्णतः नकारात्मक होते हैं, अर्थात इनकी जो फिगर होती है, यानी कोई सेब आम नहीं है। फिगर कैसी बनेगी, फिगर आप लोगों को मालूम है कि फिगर जो है इसके अंदर इस तरीके से फिगर बनती है। 2 गोले अलग अलग, कोई नहीं है तो दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग में तो दोनों पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये भी व्याप्त है और ये भी व्याप्त है। बस ये आपको याद हो गए। अब आते हैं आई टाइप का। आई टाइप का कुछ सेब आम है, कुछ है, अर्थात फिगर बनेगी ऐसी। अब ना तो ये पूरा गोला है, ये इसकी बात हो रही है, ना तो ये पूरा दिखाई दे रहा है ना ये पूरा दिखाई दे रहा है। इसके मतलब कि ये दोनों ही व्याप्त नहीं है, ये दोनों ही व्याप्त नहीं है, अर्थात पूरे गोले नहीं है। अब आ जाइए ओ टाइप का सेंटेंस। ओ टाइप का सेंटेंस कुछ सेब आम
नहीं है। कुछ सेब आम नहीं है तो कैसी फिगर होगी? कुछ सेब आम नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला गोला तो पूरा दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है, ये आधा ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसका व्याप्त नहीं है लेकिन प्रेडिकेट इसका पूरा का पूरा व्याप्त है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखती है। व्याप्तता अगर नहीं है तो आंसर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर जो मिडिल टर्म है अगर वो व्याप्त नहीं है पूरा पूरा तो एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर कट आप लोग ध्यान कर लीजिए। तो इससे अब देखो यही रूल्स होते हैं, आप इन रूल्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये व्याप्तता की टेबल आप लोगों ने बना ली होगी। अभी भी अगर आप लोगों ने पेन पेंसिल नहीं उठाया तो पेन पेंसिल को उठा लीजिए और जो है इसे लिखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस महत्वपूर्ण चैप्टर से हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी किसी भी स्टेट का स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर जो है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन बैंक एसएससी सब जगह पूछे जाते हैं। बैंक एसएससी का लेवल और हार्ड होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो 3 और 4 कथनों के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके नियम भी ऐसे ही होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ भी ध्यान करी जाती हैं। आपके पेपर में केवल 2 ही लेवल वाले प्रश्न आते हैं, तो जो है वो तो 2 ही वाले से आप लोगों को सीखना है, ठीक है। अब जो निष्कर्ष निकालते समय जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पहले से ही ध्यान में रख लेनी चाहिए। देखो ध्यान रखें कि मैंने पहले एक रूल बताया, फर्स्ट रूल क्या था कि जो है निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों आधार वाक्यों में केवल 3 पदों का होना अनिवार्य है। पहला हो गया दोनों पदों में, दोनों वाक्यों में, नॉट पदों में, दोनों वाक्यों में तीन पद होना चाहिए। अगर 4 पद हैं या सिर्फ 2 ही पद हैं तो आंसर नहीं निकलेगा। ये पहले ही सोच लीजिए कि भाई अगर चतुष्पद हो गया तो उसका आंसर नहीं है। उसका आंसर निकलता कैसे, वो एक दूसरा तरीका है, वो भी इसी से निकाल कर लाएंगे, लेकिन पहले ये वाला जरूरी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फिर कोई रीजनिंग नहीं लगा सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों पदों के लिए कम से कम जो मध्य पद है, दोनों आधार वाक्यों में जो है मध्य पद है वो एक जगह कहीं ना कहीं व्याप्त होना चाहिए। किसी भी एक सेंटेंस में अगर व्याप्त है तो आंसर है, अन्यथा आंसर नहीं है। दोनों वाक्यों में मध्य पद, दोनों वाक्यों में से मध्य पद एक जगह पर जो है कम से कम, मध्य पद कम से कम एक जगह व्याप्त होना चाहिए। ठीक, अगर व्याप्त नहीं है तो भी आंसर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, अब दूसरी चीज जो है तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर दोनों जो आधार वाक्य हैं, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर सकारात्मक हैं, यदि दोनों वाक्य, दोनों आधार वाक्य सकारात्मक हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ये ध्यान रखें कि आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी आप उसका नेगेटिव आंसर नहीं निकाल सकते। नेगेटिव आंसर अगर आप दे रहे हैं तो आंसर गलत है। ये पहले से कॉन्सेप्ट ध्यान में कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन अभी करने नहीं शुरू किए हम लोगों ने, लेकिन ये रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप कभी भी किसी, ध्यान रखिए कि अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ए प्रकार का हो सकता है या आई प्रकार का कथन, यही दो ही पॉजिटिव है,
ये पूर्णव्यापी सकारात्मक है या अंशव्यापी सकारात्मक है। अगर दोनों कथन सकारात्मक है, वो ए हो सकते हैं, वो ए आई हो सकते हैं, वो दोनों आई भी हो सकते हैं या आई ए भी हो सकते हैं। इस तरीके से अगर दोनों सकारात्मक हैं तो आंसर सकारात्मक ही आएगा, नकारात्मक आंसर नहीं आएगा। तीसरा नियम, चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि यदि दोनों आधार वाक्यों में एक भी वाक्य नेगेटिव है तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा। ये भी बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। अगर अब दोनों में से कोई भी जो आधार वाक्य हो सकता है तो क्या नाम है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई नहीं, अगर दोनों आधार वाक्य, पहली बात तो ये है अगर दोनों आधार वाक्य नकारात्मक हैं, मैं पहले से ये कहता हूँ कि एक भी छोड़ करके दोनों आधार वाक्य नकारात्मक है तो आंसर नकारात्मक ही आएगा। दोनों आधार वाक्य कौन से नकारात्मक होते हैं? एक जो है ई प्रकार का और जो है दूसरा ओ प्रकार का, यानी ई और ओ टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, अगर दोनों सेंटेंस अगर इसी प्रकार के हैं, या वो ई हो सकते हैं, वो ई ओ हो सकते हैं, ओ ई हो सकते हैं, और दोनों ओ टाइप के सेंटेंस भी होंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। उसमें से आप पॉजिटिव आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। ठीक। पांचवा रूल है, यदि दोनों आधार वाक्य में से एक अंशव्यापी है, अंशव्यापी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, वो अंशव्यापी सकारात्मक भी हो सकता है और अंशव्यापी नकारात्मक भी हो सकता है, तो आंसर जो है वो अंशव्यापी ही होगा, अंशव्यापी होगा। ठीक। यानी ये कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं? एक आई प्रकार का होता है और दूसरा ओ प्रकार का होता है। यही दो जो अंशव्यापी हैं। एक अंशव्यापी सकारात्मक है और एक अंशव्यापी नकारात्मक है। क्लियर है? अब आ जाते हैं यार, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे मेरी दोनों आधार वाक्य में से एक नकारात्मक है तो आंसर नकारात्मक ही होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। वो सॉरी, यदि दोनों नकारात्मक हैं, छठा रूल है, यदि दोनों आधार वाक्य नकारात्मक हैं तो कोई उत्तर नहीं है, अर्थात कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं बिल्कुल एकदम से। कौन कौन से नकारात्मक वाक्य हो सकते हैं? तो वो उसके चार युग्म हो सकते हैं, ई ओ, आपका ओ ई, और एक हो गया आपका ओ। अगर इस प्रकार के सेंटेंस हैं तो कोई रिजल्ट नहीं है। ध्यान रहे, इसी प्रकार से यदि दोनों ही अंशव्यापी हैं, दोनों सेंटेंस अगर अंशव्यापी हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों अंशव्यापी हैं तो आंसर जो है कोई भी नहीं निकलेगा। अब ये इसका मतलब ये हो गया कि यदि दोनों सकारात्मक पद हैं, पहला नियम जो है, यदि दोनों आधार वाक्य पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं निकल सकता। दूसरा ये है कि दोनों आधार वाक्यों में से यदि एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक। यदि दोनों आधार वाक्यों में एक भी अंशव्यापी है, यानी एक
अंशव्यापी रहेगा। अंशव्यापी आप लोगों को पता ही कौन कौन से ई और ओ टाइप, आई और ओ टाइप के होते हैं। इनमें से अगर इस प्रकार के वाक्य हैं तो आंसर आई और ओ में से ही निकल करके आएगा। यदि दोनों वाक्य नेगेटिव हैं तो कोई आंसर नहीं है। दोनों अगर अंशव्यापी है तो भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इतना बिल्कुल क्लियर मान लीजिए। ये रूल अगर आपको याद हो जाते हैं तो इनसे ही आपका आंसर, यानी ये पहले से सजेस्ट हो जाता है कि ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप वैसे भी जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं, उस हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है उस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए, यदि इन आधार से, अभी मैंने पहले बताया कि कम से कम जो है मध्य पद एक जगह व्याप्त होना चाहिए, या तो पहले वाले कथन में या दूसरे वाले कथन में। अगर मध्य पद अगर व्याप्त है तो आंसर है, अन्यथा फिर आंसर भी नहीं है। पहला रूल तो बिल्कुल एकदम से बेसिक लॉ तो वही है। अगर कुछ ऐसा ही है तो फिर कैसे आंसर निकलेगा? बाकी रूल्स भी फॉलो होंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव निकलेगा, अंशव्यापी है तो अंशव्यापी निकलेगा। इस तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर अगर इस तरीके से रिजल्ट निकालना संभव नहीं है, अर्थात मध्य पद व्याप्त नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आवर्तन या परिवर्तन का नियम लगाते हैं। फिर हम जो है सेकंड टाइप, जो उसी प्रश्न को फिर सेकंड ऑप्शन से तय करते हैं, यानी सेकंड रूल हो गया ये। सेकंड रूल क्या कहलाएगा? उसे कहते हैं आवर्तन या परिवर्तन का नियम। आवर्तन या परिवर्तन का नियम, ठीक है। अब आवर्तन परिवर्तन नियम की बात करते हैं। आवर्तन परिवर्तन नियम के अंतर्गत यानी रूल ऑफ कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को कन्वर्जन करने का ये नियम होता है। कैसे कन्वर्जन करते हैं तो इसका भी अपना एक रूल है। तो क्या करते हैं, हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ए टाइप का, ई टाइप का, आई टाइप का या ओ टाइप का। तो ए टाइप का सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे होता है? ए टाइप का सेंटेंस होता कैसा है तो वो पहले लिख लेते हैं कि सभी शेर भालू हैं, ये सेंटेंस हो गया। तो इसको परिवर्तन कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे हुआ, ये हो गया सभी शेर, ये शेर है और ये वाला भालू है, सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। तो ये अंदर हो गया। जब इसे अंदर से बात करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये तो था अंदर से सभी शेर भालू हैं। जब बाहर से अंदर चल के जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भालू शेर हैं। अब तो यही कह सकते हैं ना, कुछ भालू शेर हैं। तो ये सारे भालू तो शेर नहीं है, जो ये वाले जो हिस्सा है ये, तो यही वाले इतने वाले हिस्से तो भालू शेर हैं, बाकी हिस्से वाले भालू तो भालू ही हैं। तो इसका मतलब, इसका जो कन्वर्जन कैसा हो सकता है, सिर्फ इस सेंटेंस को हम कैसे जो है निकाल करके लाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ए टाइप का रिजल्ट, निष्कर्ष जो आएगा, आपका वो हो जाएगा कुछ, अब ये इधर से था, अब इधर से कुछ भालू शेर हैं, यानी जो प्रेडिकेट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो फिर उस तरीके से, यानी जो है जब कन्वर्जन करते हैं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंटेंस उसी तरफ से बनाना है। तो कुछ शेर भालू है, अर्थात इससे ये निकल करके आता है कि ए टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो उसका कन्वर्जन आई टाइप के सेंटेंस में होता है। ये ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर निकलेगा, नेगेटिव आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पहले रूल बताया था कि पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आप ये भी कह सकते हैं कुछ भालू जो है शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्लियर है? अब आता है आई टाइप का सेंटेंस। आई टाइप का सेंटेंस होता है
कुछ शेर भालू हैं, इसकी फोटो ये होगी ये वाली। कुछ, अब इसको प्रेडिकेट को सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर दो, अर्थात ये यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ भालू शेर हैं, अर्थात आई टाइप के सेंटेंस का कन्वर्जन आई टाइप के सेंटेंस में ही होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरे टाइप का सेंटेंस जो है निकाल करके लाते हैं कि ये हो गया आपका ई टाइप का सेंटेंस। ई टाइप का सेंटेंस कौन सा होता है? कोई भालू शेर नहीं है। कोई भालू शेर नहीं है तो कोई शेर भी भालू नहीं है, क्योंकि दो गोले अलग अलग है। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कोई शेर भालू नहीं है। अर्थात ई टाइप के सेंटेंस का कन्वर्जन ई टाइप में ही होता है। अब हो गया ए, ई और आई टाइप का। अब आ गया ओ टाइप का सेंटेंस। ओ टाइप के सेंटेंस की अगर जब बात करते हैं तो क्या होता है? कुछ भालू शेर नहीं है, अर्थात ये, और इसकी बात हो रही है, कुछ भालू शेर नहीं है। तो ध्यान रहे कि जो ओ टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका कन्वर्जन नहीं होता है। ओ टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन, अर्थात इसका परिवर्तन, आवर्तन परिवर्तन के नियम से भी इसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये एज इट इज है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस यही रूल्स हैं कन्वर्जन करने के। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न करके देखते हैं। उन प्रश्नों को हल करने से ही ये सारे रूल आपको समझ में आ जाएंगे। जो अब तक जो नियम बताए, जो पहले वाला टाइप का था, यानी पहला रूल, फर्स्ट रूल के अंतर्गत पहले आपको बताया कि जो है दो कथन होते हैं। दो कथनों के अंतर्गत जो है, दो कथन के अंतर्गत केवल एक ही चीज़ निकल करके आती है कि 3 पद होने चाहिए, चतुष्पद नहीं होना चाहिए। जो मध्य पद है वो व्याप्त होना चाहिए, तो आंसर है। अगर व्याप्त नहीं है तो सीधे सीधे कन्वर्जन का नियम लगाया जाता है, उससे अपना आंसर लेकर के आते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो गया, सभी भालू शेर हैं। सभी भालू शेर हैं। दूसरा कथन, यह हो गया कथन, सभी शेर गाय हैं। ठीक। अब यहां निष्कर्ष भी दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या चीज दिया हुआ है? निष्कर्ष एक, ये आंसर जैसे कोई आपके आंसर में मिलेगा वहां पर, सभी भालू गाय है। ठीक। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी गाय
भालू हैं। ठीक, अब देखिए, सभी भालू शेर हैं, सभी भालू, ये हो गया भालू, शेर हैं, सभी शेर गाय हैं, यानी गाय भी इसके ऊपर है, तो दोनों ही व्याप्त हो गए। ये आपका शेर है, ये है गाय। ठीक, यानी मध्य पद व्याप्त है, यहां भी व्याप्त है, यहां भी व्याप्त है, इसका मतलब आंसर है। आंसर क्या निकल करके आएगा? उसने कहा सभी भालू गाय हैं, सभी भालू गाय हैं, क्यों गाय के अंदर है। इज इट राइट? दूसरा वाला कहता है सभी गाय भालू है, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सभी गाय भालू हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब निष्कर्ष एक सही है। ठीक, फिर इसी प्रकार से जो है अब जो है यहां पे मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अब ये तो हो गया, क्वेश्चन दर क्वेश्चन करते जाएंगे तो चीजें निकल करके आएंगी। क्वेश्चन कहाँ गया मेरे बच्चों? चलो ये भी करते हैं, एक क्वेश्चन और निकाल के लाते हैं। सभी पेन पेंसिल है, ठीक। क्वेश्चन में कथन, कथन एक जो है वो क्या कहते हैं? सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन पेंसिल हैं। दूसरा कथन जो है कुछ पेंसिल रबड़ हैं। कुछ पेंसिल रबड़ हैं। ध्यान रहे कि जो है अब देखेंगे सभी पेन पेंसिल है, ये लो जी पेन, ये हो गया पेंसिल, और कुछ पेंसिल रबड़ है। कुछ पेंसिल और निष्कर्ष ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पर क्या चीज है कि मध्य पद क्या है? वो है पेंसिल। पेंसिल है ये, पेंसिल तो व्याप्त है ही नहीं। अगर मध्य पद व्याप्त नहीं है तो आंसर भी नहीं है। ये को सीधी सीधी बात मान लीजिए। तो मध्य पद जो है, अब इसके अंदर क्या करेंगे देखेंगे, मध्य पद जो है पद वो व्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये इसका कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी सीधी सीधी बात आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां निष्कर्ष दिया भी है। कुछ पेन रबड़ है, हम निष्कर्ष एक दिया हुआ है, कुछ पेन रबड़ है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ रबड़ पेंसिल है। कुछ रबड़ पेंसिल है। मध्य पद व्याप्त नहीं है तो आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? कन्वर्जन का लॉ निकालते हैं।
कुछ पेन रबड़ हैं? नहीं, सभी पेन पेंसिल हैं। अब जो है तो क्या हो जाएगा, कुछ पेंसिल पेन है, इसका तो आंसर यही निकलेगा। कुछ पेंसिल पेन है, इसमें तो नहीं है, अर्थात इसका तो भाई नहीं। कुछ पेंसिल रबड़ है यानी कुछ रबड़ पेंसिल है, यानी कुछ रबड़ पेंसिल है। एक ये वाला तो है, यानी ये वाला जो आंसर इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, अर्थात इसका एक आंसर है कि जो है कुछ रबड़ पेंसिल है। अब वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए रहते हैं कि ऑप्शन ए दीजिए यदि निष्कर्ष 1 निकलता हो, ऑप्शन बी दीजिए यदि निष्कर्ष 2 निकलता हो, ऑप्शन सी दीजिए यदि जो है ना तो निष्कर्ष 1 निकलता हो ना निष्कर्ष 2 निकलता हो, ऑप्शन डी दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, देखिए कथन सभी फूल फल हैं, कथन 1, कथन 2 जो है कुछ फल सेब हैं, कुछ फल सेब हैं। अब निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष 1 कुछ फल सेब हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ सेब फूल हैं, कुछ सेब फूल हैं। ठीक, ये दो आंसर थे। अब देखिए यहां पर सभी फूल फल हैं, ये हो गया फ्लावर, दिस इज द फ्रूट। और सभी फ्रूट सेब है, यानी एप्पल है ये। ठीक, ये था। इसका मतलब ये जो मध्य पद है, मध्य पद क्या है, वो है फल, फ्रूट। फ्रूट पूरा का पूरा व्याप्त नहीं है, जिसका मतलब आंसर भी नहीं है। फिर आंसर आपको लगाना क्या है, कन्वर्जन का लॉ लगाना है। कन्वर्जन सिर्फ कथनों का किया जाता है, आंसर कन्वर्जन में नहीं आते हैं। अब हम इसका कन्वर्जन करते हैं, सभी फूल फल हैं, तो कुछ फल फूल है, यानी ए टाइप का सेंटेंस है। इसका आंसर आई में निकल करके आएगा। कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है, इसमें नहीं है, तो ये गया। कुछ फल सेब है, यानी कुछ सेब फल है, कुछ सेब फल है, इसमें आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, अर्थात दोनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर यही है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ चाक पेन है, कुछ चाक पेन है, सभी पेन रबड़ है। जैसा है वैसे लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी रबड़ है। ठीक, कुछ चाक पेन है, चाक पेन, सभी पेन रबड़ है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर जो दिए हुए कुछ चाक रबड़ है, जो दिया है कुछ चाक रबड़ है, और दूसरा ऑप्शन है कुछ रबड़, कुछ रबड़ चाक है। ठीक, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप लोगों को ना भी दिखाई, लेकिन लगभग पूरा लिखा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी यहाँ पे। तो देखो इसका हल क्या निकल करके आएगा। इसका मतलब जो है, इसका मध्य पद जो पेन है वो यहाँ पर व्याप्त है। मध्य पद जो पेन है, पेन यहाँ पूरा व्याप्त है। देखिए यहाँ पर व्याप्तता दिख रही है, इसका मतलब इसका आंसर है। क्या आंसर है, तो कुछ चाक, अब रबड़ से इससे ही आंसर, कुछ चाक रबड़ है, कुछ चाक रबड़ है द राइट आंसर। फिर क्या कहता है, कुछ रबड़ चाक है नेचुरल सी बात है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2
दोनों ही एक दूसरे का कन्वर्जन है। ये तो इसका जो निष्कर्ष है एक दूसरे का कन्वर्जन ही है, अर्थात ये दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। मैं आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न इस वजह से करा रहा हूँ, कहीं आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन इत्यादि ना रह जाए। एक फिर नेक्स्ट प्रश्न निकाल करके लेकर के आते हैं। मुझे थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। आंसर क्या दिया हुआ है? कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर हैं और कुछ स्कूटर कार हैं, कुछ स्कूटर कार हैं, कुछ कार। पहली बात ध्यान रखिए कि दोनों कुछ कुछ वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही आई टाइप के सेंटेंस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। पहली बात ये ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शन में कोई नेगेटिव आंसर है तो पहले कट हो जाएगा। अब आ जाइए, मध्य पद ट्रक है, कुछ कार ट्रक है, कुछ ट्रक स्कूटर है। अब ध्यान रखिए, कुछ ट्रक स्कूटर है, तो इस स्कूटर को कार के संग कट नहीं कर सकते आप, बचा के ही कट करना पड़ेगा, इसे बचा के कट कर दिया, फिगर आ गई बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर। लेकिन फिगर तो एक आ गई, लेकिन मध्यपद व्याप्त नहीं है, तो मध्यपद व्याप्त नहीं है तो वैध निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। तो क्या करेंगे? अब कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करते हैं तो कुछ कार ट्रक है, इसका मतलब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, इसमें नहीं है। कुछ स्कूटर ट्रक है, ये भी नहीं है, अर्थात ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन। कुछ आम अमरूद हैं, कुछ आम अमरूद हैं। आम और अमरूद की खुशबू से आने लगी बिल्कुल दम से। कुछ अमरूद सेब हैं, कुछ अमरूद सेब हैं। रिजल्ट जो दिया हुआ है, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं और कुछ सेब अमरूद हैं, कुछ सेब अमरूद हैं। ये रिजल्ट दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया है। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। कुछ आम अमरूद हैं। अब देखो, जिन्होंने वेन डायग्राम को ठीक से नहीं पढ़ा तो बॉस न्याय निगमन भी कर पाना है। ये तो ज़्यादातर प्रश्न तो इसे ही से निकल करके आ जा रहे हैं। कुछ, ये एक हो गया मैंगो, एक हो गया गुआवा, दूसरा जो है कुछ अमरूद यानी कुछ गुआवा जो है वह एप्पल भी है। फिगर ये आ गई। इसका मतलब ये है कि मध्यपद व्याप्त नहीं है। मध्यपद व्याप्त नहीं है तो एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है, अर्थात लॉ ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे। तो लॉ ऑफ कन्वर्जन में क्या होगा? कुछ अमरूद आम है, कुछ अमरूद आम है, नहीं है। कुछ अमरूद सेब है यानी कुछ सेब अमरूद है, कुछ सेब अमरूद है, अर्थात ये वाला एक आंसर सही है, बाकी सब गलत है। अब देखिए, यहाँ पर यही व्याप्तता का जो रूल आप लोगों को बताया गया था, तो वही जो है सारी चीज़ें निकाल करके लाए हैं। अब कुछ एक दो टाइप के जितने भी नियम आपको जो बताए थे कि उसको भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, कुछ उस तरह का भी ले आता हूँ। सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक
हैं। फिर क्या कहता है, कोई वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। कोई वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। सभी विद्यार्थी, ये हो गया स्टूडेंट और ये हो गए आपके साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, अर्थात मूर्ख बाहर है। ये लो जी, ठीक, ये हो गया आपके मूर्ख। तो क्या आंसर निकल करके आएगा? पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक है, वैज्ञानिक जो है यह पूर्णव्यापी है। पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक है और दूसरा कथन पूर्णव्यापी नकारात्मक है। नकारात्मक है तो आंसर नकारात्मक, पहले इसका आंसर भी लिख करके देख लेते हैं कि कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। फिर क्या है, कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। ठीक, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। पहला कथन पूर्णव्यापी सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। इन दोनों को अगर देखें तो मध्यपद इसके हिसाब से व्याप्त है, इसका मतलब आंसर भी है, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता है। अब कौन सा आंसर सही हो सकता है? कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई स्टूडेंट मूर्ख नहीं है। नहीं है तो नहीं है, दिख रहा है तो ये लो जी, कोई वैज्ञानिक मूर्ख, दूसरा जो निष्कर्ष है, कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं, तो इसी का कन्वर्जन है, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अगर यहाँ पे कह देते कि जो है कुछ अगर हो जाता तो ये गलत हो जाता। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं, तो ये तो पहले से गलत हो जाता। तो इस तरह के भी ऑप्शंस निकल करके आ सकते हैं। यानी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों से पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों से कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा भी इसे समझा सकता हूँ। फिर क्लास ले लेंगे। आप लोग वैसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रश्नों को जब हल करेंगे तो हल करके ही सारी चीज़ निकल करके आएगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ना कि होते हैं, आप करेंगे तब होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जो करते हैं वही जीतते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कभी नहीं जीत सकते। जो बहाने बनाते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहाना किसी चीज़ का नहीं है। बचने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने का कोई बहाना नहीं होता। सिर्फ करना है तो करना है। आप लोग जी जान से जुड़ जाइए, लगातार मेहनत कीजिए और किसी प्रकार का जो है आलस्य मत कीजिए। समय बहुत कम है, आज से 1 माह यानी 30 डेज बाकी है। अब 30 डेज में अभी भी जंग जीती जा सकती है। बस अब आपको रिवीजन करना है। नया जैसा पढ़ने का आप लोग प्रयास ना करें। रीजनिंग में बताने भर के लिए जो मोटी मोटी जो चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को लगभग आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। जो कठिन जो चैप्टर थे, जो हल्के से भी जो आप कहते हैं ना कि अभी मैथमेटिकल पार्ट वाला, मैथमेटिकल्स जो पार्ट है वो जब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी तो आप मैथमेटिकल पार्ट वाले जो रीजनिंग जो होती है वो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रॉपर मैथ उसमें नहीं कही गई है कि आपको वहाँ मैथ आएगी। गणितीय रीजनिंग है, वो अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में सीरीज भी आती है। सीरीज के जो अर्थमेटिकल सीरीज होती है उस अर्थमेटिकल, तो वहाँ जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग और आपके जो है क्यूब, वहाँ सारी चीज़ आती है, यानी स्क्वायर क्यूब सारी चीज़ आएगी। तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर एक बेसिक लॉ होते हैं, कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग के नियम क्या होते हैं। उन जोड़ घटाव गुणा भाग के बाद जो है फिर उनसे सीखने के बाद आप परसेंटेज सीखते हैं। परसेंटेज अगर आपको आती है तो फिर आप जो है औसत निकालना सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि एवरेज क्या चीज़ होती है, परसेंटेज क्या होती है, लाभ हानि क्या चीज़ होती है, ब्याज क्या चीज़ होती है। तो वो गुणा भाग और जोड़ घटाव गुणा भाग ही है। बस
छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले भी नहीं लगाने होते, वो बल्कि बेसिक रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि चुटकियों में हल हो जाते हैं। लेकिन उसके कंसेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर ट्रिक लगाने से आपके आंसर निकल करके नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो रीजनिंग है वो ट्रिकी नहीं होते हैं। हाँ, ट्रिक क्या होती है कि जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उस ऑप्शन से जो हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी आंसर निकल करके आते हैं। बहुत से क्वेश्चन सीधे करके नहीं आते, हिट एंड ट्रायल से निकल करके आते हैं। वो अब आप लोगों को गणित की, इसके बाद मैं गणित की सीरीज शुरू करना चाहूँगा कि जहाँ से कि आप लोग गणित भी प्रॉपर तरीके से सीख सकें। अभी तो बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है कि आप उत्तराखंड पढ़ा दीजिए। देखिए उत्तराखंड, मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा कि उत्तराखंड कैसे पढ़ना है, कैसे, और मैं उसमें क्या पढ़ा पाऊँगा आप लोगों को। ये थोड़ी मेरी जो है, मेरी व्याख्या कुछ अलग टाइप की है, तो वो मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगा। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ये इसमें वो समय नहीं है। नेक्स्ट वीडियो अब मैथ की निकाल कर लेके आऊँगा। रीजनिंग में अगर अभी कुछ छूट गया हो तो मैं वो भी देखूँगा कि जो है वो निकाल करके लेकर के आऊँ। तो जनरली तौर पे वैसे मेरे हिसाब से लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया होगा तो मैं वो भी करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे की जाती है। लेकिन कुछ आप लोगों की डिमांड्स निकल करके आए तो करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तक जो है आप लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन अभी डिमांड जैसी जो क्रिएट अभी आप लोगों ने नहीं की है। पटल बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारी वीडियोस मार्केट में पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखिए, मुझे उससे कोई वो नहीं है। हाँ, आप डिमांड करेंगे तो मैं वो चीज़ भी निकाल के लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको सीधी सच्ची बात ही, उसमें कोई लाग लपेट नहीं छोड़ूंगा। विश ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। किस चीज़ की होगी, हो सकता है कि जो है एक मोटिवेशन की वीडियो आप लोगों को दिया हूँ कि आप लोगों की असफलता का कारण मुझे पता है कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। बहुत से लोग जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो असफल क्यों हो रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो निकाल कर लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों को भी अपनी कमियों को पता चल जाएगा कि वो कौन सी कमी है जिसके कारण से आप असफल हो रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि वो कौन सी है, मैं हर आदमी की कमी जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे आप दूर कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।